नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं। आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करने जा रहे न्यूज काउंटर पर। और न्यूज काउंटर की पहली खबर वो है जिसको लेकर आज पूरे देश में हंगामा बरपा है। बकरीद को लेकर मुंबई की सोसाइटियों में बड़ा क्लेश हो रहा है। मामला इतना ज्यादा गंभीर है कि बिल्डिंग के वॉचमैन से ज्यादा अब वहां खाकी वर्दी वाले नजर आ रहे हैं। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या, क्योंकि बकरे का जो झगड़ा है उसको लेकर अब बकरीद पर पूरे का पूरा पहरा बिठा दिया गया है। मुंबई में घाटकोपर की सागर पार्क और गोकुल धाम की सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी में गजब का माहौल है इन दिनों। इन दोनों नई सोसाइटीज में बकरा कुर्बानी शेड क्या बना, मानो सीधे हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया कि सोसाइटी परिसर में भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। पुलिस वाले भी मुस्तैदी के साथ खड़े, मानो किसी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हो। जबकि पूरा मामला एक अस्थाई बकरा शेड के इर्द गिर्द घूम रहा है। मुंबई की पूनम सोसाइटी से शुरू हुआ यह विवाद तेजी से दूसरी सोसाइटीज में फैलता जा रहा है और गोरेगांव की सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी आज इस बकरा विवाद का हॉट स्पॉट सेंटर नजर आई है। जरा तस्वीर देखिए। प्लास्टिक की लकड़ी और टीन से बना यह अस्थायी शेड आप देख पा रहे हैं। इसमें अभी करीब 20 बकरे आराम फरमा रहे हैं और अपनी कुर्बानी का इंतजार कर रहे हैं। और कल की बकरीद के लिए 20 से 25 और बकरों के आने की संभावना है। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। इस शेड के ठीक बगल में सेंट जेवियर्स स्कूल है। अब बीएमसी का कायदा तो कहता है कि स्कूल के पास ऐसी अनुमति नहीं मिल सकती है और शेड लगाने वालों का दावा है कि उनके पास सारे परमिशन है, जबकि दूसरा पक्ष किसी भी कीमत पर इस शेड को हटाने पर अड़ा हुआ है। स्कूल से लगा हुआ ये बाउंड्री वॉल है और स्कूल से लगे हुए बाउंड्री वॉल के बगल में बकरों का ये शेड यहाँ पर बांधना और कुर्बानी करना। खून निकलता है, अलग अलग जो बकरों को काटते हैं उस वक्त चीखें निकलती हैं। इसका जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि अगर इन्होंने बंद नहीं किया तो ये पूरा गोकुल धाम रास्ते पे होगा कल। सोसाइटी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सोसाइटी एनओसी हमारे पास है, बीएमसी ने हमको अप्रूवल दे दिया है। देख सकते हैं पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं। पुलिस लगातार यहाँ पर इस गोकुल धाम एरिया में गश्त कर रही है। यहाँ भी आप एक गाड़ी देख सकते हैं, मेरी बाईं तरफ भी एक गाड़ी देख सकते हैं। बकरे जो होंगे अभी तक मतलब 30 के करीब मतलब है और भी आएंगे। हम जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, हम लोगों को कोई ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा। अब देखिए, बीजेपी की पार्षद प्रीति सातम पर आरोप है कि वो हर साल बीएमसी से शेड की परमिशन मिलने के बावजूद कोई ना कोई अड़ंगा जानबूझकर लगाकर इस परमिशन को रद्द करा देती है। TV9 ने प्रीति सातम का पक्ष भी जाना कि आप पर आरोप लग रहा है, इसलिए आप क्या कहना चाहती हैं, जरा वो सुनिए क्या कह रही है। सोसाइटी के खुले जगह पे हम उनको ये कुर्बानी देने के लिए विरोध करते हैं और हम विरोध ही करेंगे। मुझे लग रहा है कि पूरा जो सर्कुलर है वो पढ़ के वो करेंगे, नहीं किया तो पूरी तैयारी के साथ कल रोड पे हम लोग सभी लोग पूरा गोकुल धाम यहाँ पे पूरा आर्य भास्कर रोड पूरा बंद किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि मुंबई में कहां बकरा शेड को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। जरा वो 3 तस्वीरें देखिए। बकरीद से ठीक पहले मुंबई की रिहायशी सोसाइटियों में बकरा शेड और कुर्बानी को लेकर भारी कलह छिड़ गया है। इस विवाद के 3 मुख्य एपिक सेंटर बने हुए हैं। मीरा रोड की पूनम क्लस्टर सोसाइटी, जहां बकरों के शेड को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए और जमकर धक्का मुक्की हुई है। दूसरी तस्वीर गोरेगांव के गोकुल धाम सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी की है, जहां खुले में शेड बनाने का कड़ा विरोध हो रहा है। और घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी तीसरी तस्वीर, जहां पर नियमों के उल्लंघन को लेकर तनाव चरम पर है।
सोसाइटी के भीतर जानवरों को रखने और कुर्बानी देने के विरोध में स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अब जिस कुर्बानी पर इतना ज्यादा विरोध है, उसको लेकर कुछ नियम हैं और कुछ कायदे हैं जो ये तय करते हैं कि कुर्बानी आखिर किसे करनी चाहिए, क्या उसका नियम है, किस परिस्थिति में हो सकता है, जरा वो नियम जान लीजिए। कुर्बानी देने वाला बालिग होना जरूरी है, ये उसके नॉर्म्स हैं। इसके अलावा जिसके पास 87.48 ग्राम सोना, 612.63 ग्राम चांदी या इसके बराबर नगदी हो, उसे ही ये धर्म कहता है कि आप कुर्बानी के लिए एलिजिबल हैं। अगर पति पत्नी के पास अलग अलग संपत्ति तो दोनों कुर्बानी देंगे। व्यक्ति अगर यात्रा पर है तो कुर्बानी जरूरी नहीं है। तो ये कुछ नॉर्म्स हैं जिसके आधार पर कुर्बानी के भी नॉर्म्स हैं, जिसके आधार पर कुर्बानी दे सकते हैं। तो देखिए कुछ और डिटेल्स अब आपको बताने जा रहे हैं कि बकरीद पर कुर्बानी के देश में क्या नियम है और आखिरकार नियमों के मुताबिक कौन कुर्बानी दे सकता है, कहां पर दे सकता है, और ये जो हंगामा बरपा हुआ है इसके पीछे असली कारण क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले इन बकरों की तस्वीर देखिए, यही वो शेड है जिसको लेकर हंगामा बरपा। अब वो नियम समझिए। देखिए कुर्बानी के नियम क्या है, जरा वो जानिए। अब आप समझिए कि इस पूरे मामले में भारत में जो नियम है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या नियम है? केंद्र स्तर पर एक समान कानून नहीं है। इसके अलावा खुले में कुर्बानी पर कई शहरों में सरकारों ने रोक लगाई हुई है, क्योंकि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो इस तरह से बकरों को कटता हुआ नहीं देख सकते। तीसरी बात क्या है? स्थानीय प्रशासन तय करता है कि नियम क्या है और स्थान क्या होगा, आप कहां पर कुर्बानी दे सकते हैं। तय जगहों पर ही कुर्बानी की अनुमति है और अगर बिना परमिशन इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं। अब देखिए सऊदी अरब में क्या कुछ नियम है वो हम आपको बताते हैं। ये तो भारत के नियम की बात हुई। सऊदी अरब देखिए अदाही पोर्टल से ऑनलाइन कुर्बानी की बुकिंग करवाई जाती है। इसके अलावा घर, टेंट या सड़क पर कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन यहां भी वहां भी नियम है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस है, आप वहीं जाकर कुर्बानी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार तय नियमों के तहत ही कुर्बानी कराती है। जो लोग छाती पीट रहे हैं भारत में, वो भी ये जान लीजिए इस्लामिक मुल्क है, वहां भी नियम है, वहां भी कायदे हैं और लोग वहां पर फॉलो करते हैं, आपस में लड़ते नहीं है। और इसके अलावा तय स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी की इजाजत है, ये नहीं कि कहीं पर मन किया उठाकर आपने कुर्बानी कर दी। अब यूएई में क्या नियम है जरा वो जान लीजिए। ऐप से जानवर चुनकर ऑनलाइन भुगतान, कसाई खाना कुर्बानी कर मांस उनके घर पे पहुंचा देता है और डॉक्टर स्वस्थ जानवर का सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद ही कुर्बानी होती है, ताकि अगर कुर्बानी वाला बकरा या फिर वो जानवर अगर कोई खा रहा है तो उसकी तबीयत ना खराब होने पाए। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर अगर आपने कुर्बानी की तो भारी भरकम जुर्माना है। भारत की तरह नहीं है 500,000 रुपए, वहां इतना मोटा जुर्माना होता है कि लोग इन नियमों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आप पर इस तरह के कानून थोपे जा रहे हैं। कतर में क्या कुछ नियम है वो जरा जानिए। तय स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति, वही लगभग लबो-लबाब वही है और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मतलब यह है कि कोई शहर हो, कहीं भी हो, आप जाएंगे, नियमों के तहत आपको काम करना पड़ेगा। कुवैत और ओमान की भी बात करेंगे, कतर की बात हम लोगों ने कर ली है। वहां भी सड़क पर खुले में कुर्बानी पर रोक है और सरकारी कत्लखानों में ही कुर्बानी संभव है। भीड़ नियंत्रण के लिए मोबाइल स्लॉटर हाउस और खाड़ी में कचरा प्रबंधन, जानवरों के अवशेष खुले में फेंकने पर जुर्माना है। इसके अलावा स्लॉटर हाउस में विशेष डिस्पोजल सिस्टम लगाया गया है जिसके तहत आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये नियम उन तमाम इस्लामिक कंट्रीज के हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए बकरीद पर कुर्बानी वाला विवाद उग्र रूप इसलिए ना ले ले, इसलिए एहतियातन बाकी राज्यों में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी के श्रावस्ती तक बकरीद को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरा कराने के लिए यह त्योहार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, ड्रोन निगरानी और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
दिल्ली में भी पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाकर रखे हुए है, जबकि श्रावस्ती में ईदगाहों, मस्जिदों और कुर्बानी स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने या भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अमन कमेटियां और धर्म गुरुओं के साथ लगातार बैठकें कर लोगों के साथ भाईचारा को बनाए रहने की और अफवाहों से दूर रखने की अपील की जा रही है। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल एक सिक्योरिटी प्लान और क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाया है। उसके तहत सिविल पुलिस, जो हमारी दिल्ली पुलिस है, वो भी है, पैरामिलिट्री भी है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग अराउंड 15 से 20 कंपनी फोर्स तैनात करेंगे। सोशल मीडिया monitoring is an integral part of our surveillance these days, and it is being done, and tomorrow also it will be done more proactively. लगातार हमारी पुलिस टीम पीएसी बल के साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में एवं चौराहों पर लगातार गश्त कर रही है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से खुराफात करने की कोशिश करते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और बकरीद गंगा दशहरा को लेकर यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। यूपी में सभी स्लॉटर हाउस का होगा निरीक्षण। विशेष सचिव नीरजा सक्सेना का यह आदेश है और अवैध पशुधन रोकने के लिए टीम गठित कर दी गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। चलिए न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और बात करने जा रहे हैं बकरीद को छोड़कर यूपी में छिड़े पोस्टर वॉर की। यूपी की सियासत में इन दिनों पोस्टर सबसे बड़ा हथियार बन गया है और 27 की तकरार में यूपी में पोस्टर वार। एक तरफ 27 को लेकर तकरार चल रही है दोनों दलों में, कहीं बदायूं कांड की बरसी पर पुराने जख्म कुरेदे जा रहे हैं, तो कहीं पर जवाब में राजभर समाज की हत्याओं और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया जा रहा है। सत्ता और विपक्ष दोनों सड़क से ज्यादा होर्डिंग्स पर लड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ 2014 के बदायूं कांड को लेकर उसको याद दिलाकर समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मेलोडी टॉफी वाले तंज के जरिए शिक्षा, रोजगार, किसानों के मुद्दे को उछाल रही है। कुल मिलाकर यूपी में पोस्टर अब सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं बल्कि राजनीतिक प्रहार वाला औजार बन गया है। अब बीजेपी ने पोस्टर लगाए तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। बदायूं वाले कांड पोस्टर पर भड़के हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कई जगहों पर इन होर्डिंग्स को फाड़ा गया है और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चे को खोलते हुए राजभर समाज के लोगों की हत्याओं, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर विशाल पोस्टर्स पूरे लखनऊ में चस्पा कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगे इन होर्डिंग्स के जरिए साफ संदेश देने की कोशिश है कि हर पोस्टर का जवाब दिया जाएगा। 2014 में हुए बदायूं कांड की बरसी पर कल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और बदायूं में भी होर्डिंग पोस्टर्स लगाए गए बड़े बड़े और उसमें समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार को निशाना बनाया गया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर वॉर छेड़ दिया गया है और आज समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के सामने लखनऊ में एक बड़ा होर्डिंग लगाया गया है जिसमें कि भाजपा सरकार में 2024 से 2026 के बीच में 2 साल के दौरान राजभर समाज के लोगों की जो हत्याएं हुई हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट जिलावार यहां पर लगा दी गई है। इस विशाल होर्डिंग में अलग अलग जिलों में जितनी हत्याएं हुई हैं उसको यहां पर बताया गया है। 21 हत्याओं का जिक्र इसमें किया गया है। यहां पर देखिए दूसरी होर्डिंग है, यहां पर सवाल किया गया है सीधे सीधे सरकार से और केंद्र सरकार को निशाना बनाया गया है और इसमें कहा गया है कि देश का सबसे बड़ा सवाल क्या है। अब ये पोस्टर वॉर कहां जाके थमता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2027 के चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। अब दोनों तरफ से पोस्टर वॉर तो चल ही रहा है। एसपी और बीजेपी में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। दोनों क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जरा दोनों का बयान सुन लेते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो हाथरस में कुछ नहीं करती, जो उन्नाव में कुछ नहीं करती, माननीय हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ती। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि वो विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना चाहती है।
क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का उजागर करते हुए पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी लगाएंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे। लेकिन जनता फैसला करती है कि इन तथ्यों में वास्तविकता कितनी है, सत्य कितना है। अब न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं 2027 के चुनाव से जुड़ी बड़ी तैयारी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार करती हुई नजर आ रही है। यूपी की योगी सरकार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अपनी बड़ी चुनावी घोषणा को अब धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी में आ चुकी है और इसके तहत सरकारी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय के मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त में स्कूटी देने का पूरा कार्यक्रम है। छात्राओं को महंगे ईंधन के खर्च से बचाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेट्रोल के बजाय सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटी देने पर मंथन कर रही है। सरकार का यह कदम राज्य की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आधी आबादी और युवा वोटर्स के बीच पैठ को मजबूत करने और एक बड़ी रणनीतिक तैयारी के तौर पर माना जा रहा है और देखा भी जा रहा है। अब योगी सरकार ने छात्राओं के कॉलेज तक जाने के सफर को आसान करने के लिए मुफ्त स्कूटी का वादा किया था। क्या कुछ कहा गया था? 2022 में यह वादा था और 2027 से ठीक पहले इस वादे को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मुहिम के लिए देखिए खबर क्या है। यूपी सरकार मेधावी बेटियों को फ्री में स्कूटी देगी। मुहिम के लिए 2025-26 और 26-27 के लिए 400 करोड़ लगभग 800 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट सरकार ने तय कर दिया है। योजना के तहत प्रदेश के लगभग 50,000 होनहार छात्राओं को इस लाभ के जरिए जोड़ा जाएगा ताकि उनके माता पिता को भी इंप्रेस किया जा सके। योजना के तहत खास तौर पर सरकारी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। अब देखिए यूपी के 2027 चुनाव में सत्ता की चाबी के लिए महिला वोटर्स की भूमिका अहम होगी और इसके जरिए सरकार 27 की राह को आसान करना चाह रही है। कैसे? देखिए सूबे में कुल 6 करोड़ 9 लाख महिला वोटर्स हैं जिनको संदेश देने की कोशिश है। ज्यादातर लाभार्थी छात्राएं 2027 में पहली बार वोट देंगी। इस योजना में सरकार की सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की जाएगी। गरीब हो, मिडिल क्लास की छात्राओं को इस योजना में तवज्जो देने की कोशिश होगी। 2027 के चुनाव से ठीक पहले इस अधूरे वादे को पूरे करने के लिए कवायद के तौर पर सरकार का यह पूरा कदम देखा जा रहा है। अब देखिए खबर को बदलने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर ऐसा लगता है कि शुभेंदु सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के उनके पैरों में पहिए लगा दिए हों। सरकार बदली नहीं की, पूरे बंगाल के अलग अलग जिले से लोग बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ पैदल पैदल कूच कर रहे हैं और वो बहुत स्पीड से बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। अब तस्वीर देखिए, ये तस्वीर नॉर्थ 24 परगना से आई है जहां पर बशीरहाट में स्थित स्वरूप नगर ब्लॉक के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर सोमवार को बड़ी संख्या में संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठिए नजर आए। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक सख्ती बढ़ने के बाद ये लोग बांग्लादेश लौटने के इंतजार में बॉर्डर इलाके में जमा हो गए थे। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हालिया राजनीतिक बदलाव और सीमा क्षेत्रों में बढ़ी निगरानी के बाद अवैध रूप से रह रहे लोगों पर दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद अब बिथारी हाकिमपुर चेकपोस्ट इलाके में कई पुरुष और महिलाएं छोटे बैग लेकर बॉर्डर के पास इंतजार करते नजर आए और वो वापस अपने वतन यानी बांग्लादेश लौट जाना चाहते हैं। भारत में जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से बैठ रहे थे उनको डिपोर्ट का प्रोसेस चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो चेक पोस्ट है, ये चेक पोस्ट के बिल्कुल सामने उन लोगों को रखा गया है। इसके बाद इन लोगों का जितना सारा सामान है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा और उसके बाद उनको चेक पोस्ट से आगे जो बॉर्डर है वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। বাংলাদেশে যশোর জেলা থেকে এসেছে। কিভাবে এসেছিলেন? ওই দালালের মারফতে। কত টাকা দিয়েছিলেন? वो 10,000 টাকা দিতে। हम लोग इधर बड़ा हुआ, इधर काम करते थे, तो अब लोकल थाना से आके हम लोग का जो पाड़ा में आया था तो बोल रहा है कि 2002 साल से पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट है तुम्हारा मम्मी पापा का तो ही तुम लोग रह सकते हो, नहीं तो तुम लोगों को वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ ज़्यादातर लोग जो है मुंह छुपा के बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी के लोग जो कह रहे हैं, कुछ लोग हैं कि जो कि
पश्चिम बंगाल की पैदाइशी है, भारत की पैदाइशी है, लेकिन उनका पेरेंट्स का 2002 साल के पहले कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसीलिए अपना साजो सामान जो है, मैं एक बार दिखा दूं, यहाँ पे देखिए अपना सामान जो है, ये सारा सामान लेके ये लोग कोई खुलना वापस जा रहा है, कोई यहाँ पे और कहीं पे वापस जा रहा है। हाँ, जब आई थी तो मेरा 10 साल बयस है, उम्र है। अच्छा, तब से यहीं पे थे? क्या करते थे यहाँ पे? ये पे काम करता था। क्या? वो मट्टी कटने का। अच्छा, कहाँ रहते थे? दमदम एयरपोर्ट। दमदम एयरपोर्ट के पास। यहाँ पे छवि वो जो है वो दिखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ये चेक पोस्ट के आगे जाके जो सेंटर बॉर्डर है वहाँ से उनको वापस बांग्लादेश में धकेल दिया जाएगा। तो ये जो डिलीटेशन प्रोसेस है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्टेशन प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ सरकार बदली और दूसरी तरफ बांग्लादेशी भगदड़ में नजर आ रहे हैं। देखिए, घुसपैठ रोकने को लेकर एक्शन प्लान शुरू हो चुका है। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अब घुसपैठियों तुम्हारी खैर नहीं, और यही वजह है कि जितने प्लान्स हैं उनको एक्शन के तौर पर जमीन पर उतारा जा रहा है, और बॉर्डर्स पर कैसी चौकसी बढ़ गई है। और ये वो तमाम लोग हैं जो लाइन लगाकर ये कह रहे हैं कि अब हमें भारत में नहीं रहना, हमें अपने वतन जाना। ये वही लोग हैं जो बड़े शान से, बड़े फक्र से, बिना किसी इजाजत, बिना किसी कागज के भारत में कदम जमा कर रखे गए थे। कुछ डिटेल्स है, जरा वो देखिए। घुसपैठ को रोकने का एक्शन प्लान, 3 प्लान तैयार किए गए, 4 प्लान। प्लान नंबर 1 क्या है? देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, हाई पावर कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जो आ गए वो वापस आ जाएंगे, और जो अंदर हैं, आने की जुगत में हैं, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम जो है वो बनाकर रखा गया है। अब प्लान 2 को समझ लीजिए। 3D मॉडल है। घुसपैठिया हो या अवैध रोहिंग्याओं को पहले डिटेक्ट करना, फिर उनके नाम से बने फर्जी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना, और इसके लिए हर जिले में घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। पहचान कर उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा, और इसके बाद बीएसएफ को सौंपकर अपने अपने देश में इन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। घुसपैठियों के बीच हड़कंप है, और इससे पहले पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को लेकर क्या कुछ कहा है, जो बयान बहुत ज्यादा वायरल है। जरा पहले वो सुनिए। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। अब आप ये समझिए कि बांग्लादेशी खोजो प्लान किस किस प्रदेश में एक्टिव हो गया है। ये देश का नया नक्शा आपके सामने है। उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक ये जो प्लान है ना, उसको अमल में लाया जा रहा है। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी पुलिस एक्टिव मोड पर काम कर रही है, और केंद्र सरकार भी इस मामले में एक्स्ट्रा एक्टिव मोड पर अलर्ट है। दिल्ली में भी ये घुसपैठिया खोजो प्लान एक्टिव है, और इसको लेकर देखिए किस तरह से सरकार कोशिशें कर रही है। तो ये वो पूरा प्लान है। देखिए, बिग बॉल पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब तक कितने बांग्लादेशी घुसपैठ किए, डिपोर्ट किए गए, ये जान लीजिए। वो बहुत ज्यादा डाटा इंपॉर्टेंट है, और ये तस्वीरें इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर आ रही हैं। और जरा ऑडियो को ठीक करने की कोशिश करिए। देखिए, साल 2004 से 14 के बीच का जो आंकड़ा आया है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। कितने घुसपैठिए इन 10 सालों में डिपोर्ट किए गए? 88,792 घुसपैठिए डिपोर्ट किए गए। 2014 से लेकर 2019 तक का आंकड़ा आ गया है, 2566 घुसपैठिए डिपोर्ट किए गए। और इसके बाद प्लेट को चेंज करते हैं। अब 2020 से लेकर 2024 का भी आंकड़ा आ गया है, 933। लेकिन आप ये समझिए कि बहुत कुछ बदल रहा है। अब जो लोग हैं उनको ढूंढना नहीं पड़ रहा, बल्कि वो खुद ब खुद बॉर्डर्स की तरफ निकल गए हैं। ये वो आंकड़ा है जो संसद में विदेश मंत्रालय ने रखा है, और इन आंकड़ों को जारी किया गया है। अब न्यूज काउंटर में देखिए, खबर को बदलेंगे और बात करने जा रहे हैं केरल में मचे बवाल की, क्योंकि तिरुवनंतपुरम में ईडी के अधिकारी पूर्व सीएम पी विजयन के घर पर रेड मारने गए थे, और वहां पर उन पर हमला हो गया है। तिरुवनंतपुरम में ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी को घेरकर प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई है। बताया यह जा रहा है कि सीएम
आरएल केस में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता विपक्ष पिनराई विजयन से जुड़े कई जगहों पर ईडी की छापेमारी के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। आप देख सकते हैं कि कैसे विजयन समर्थक उग्र हो गए हैं और इस हमले के जरिए शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब एजेंसियों का विरोध प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि सीधे सड़कों पर होगा। सवाल यह है कि अगर आज जांच एजेंसी की कार्रवाई अगर आपको नहीं पसंद है तो क्या ये यही तरीका है और इसके जवाब में घेराव नीति अपनाई जाएगी? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जरूर है, लेकिन अगर हर जांच का जवाब भीड़ तय कर ले तो फिर कानून और राजनीति के बीच तकरार किस हद तक पहुंच जाएगी, वो केरलम की तस्वीरें बयान कर रही हैं। अब देखिए, अब इस घटना की जुड़ी हुई 4 तस्वीरें दिखाते हैं आपको और समझिए कि बवाल कितना ज्यादा बड़ा था। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ईडी की कार्रवाई के विरोध में सीपीआईएम कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और अधिकारियों की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। कहीं गाड़ी के आगे खड़े होकर रास्ता रोकने की कोशिश हुई तो कहीं जोरदार नारेबाजी और धक्का मुक्की जैसे हालात नजर आए। माहौल इतना गर्मा गया कि राजनीतिक विरोध सीधे सड़क पर ताकत दिखाने में बदलता नजर आया। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर स्थिति को संभालते नजर आए, जबकि प्रदर्शनकारी लगातार ईडी के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते रहे। और अब आपको वो मामला बताते हैं जिसकी वजह से पूर्व सीएम पी विजयन के घर पर और उनके 10 ठिकानों पर रेड की गई है। कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। कंपनी पर नेताओं अफसरों को अवैध भुगतान करने का आरोप लगा है। आरोप है कि बिना काम के करोड़ों रुपए नेता और नेता के परिवारों को बांटा गया। प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। कई नेताओं और कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जांच के दायरे में पूर्व मुख्यमंत्री विजयन, विपक्षी नेताओं से जुड़े कई ठिकाने थे। विपक्ष का आरोप है कि एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी का दावा है इसके उलट कि पैसे के लेन देन में गड़बड़ी की हम जांच कर रहे हैं और हमें जांच से नहीं रोका जा सकता है। आधुनिक भारत में जहां डिजिटल क्रांति और 5G नेटवर्क का ढोल पीटा जा रहा है, वहीं यूपी के बलिया से आई एक तस्वीर ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार की धज्जियां उड़ा दी। सरकार की कार्यशैली की पोल खोल दी है। करोड़ों रुपए के बजट और सब बढ़िया के नारों के बीच में बलिया का यह अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जैसे ही अस्पताल की बत्ती गुल हुई, पूरा अस्पताल परिसर किसी हॉरर फिल्म के दृश्य में तब्दील हो गया। स्ट्रेचर पर तड़पता मरीज है, दर्द में तड़पते मरीज के तीमारदार और हाथ में मोबाइल की फ्लैशलाइट थामे लाचार डॉक्टर। ये नजारा बताने के लिए काफी है कि कागजी विकास की जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। सवाल यह है कि क्या आपातकालीन सेवाओं के लिए अस्पताल में बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं है? लाखों रुपए के जनरेटर और इन्वर्टर आखिर किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? गंभीर हालत में आए मरीज को जब इलाज की जरूरत थी, तब तक पूरी व्यवस्था मोबाइल की बैटरी बैकअप पर सांसें गिर रही थी। अगर रोशनी के अभाव में किसी मरीज की जान चली जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?